चलिए आज जो अपने कंटेंट को शुरू कर रहे हैं बच्चों, उसमें हम लोग जानेंगे क्या आज बिहार। ये हमारी क्लास सेकंड क्लास है स्पेशल। एक्चुअली हम लोग प्रेसिडेंट सबसे पहले पढ़े थे, उसके बाद जो सेकंड क्लास चल रही है स्पेशल में, वो है हमारी आज की क्या, तो वो है हमारी बिहार बजट। ठीक है, तो बिहार बजट शुरू करने से पहले आपको हम बता दें, बिहार का जो बजट है इस साल का, मतलब 2020 और 2021 का, वो 2,18,303 करोड़ की बजट है, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे। ये फैक्ट्स आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना ही पढ़ लो और जो पीडीएफ दूंगा आप उतना ही याद कर लीजिए। बिहार बजट से एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, मैं 100% बता रहा हूँ। हाँ, वैसे अगर आप चाहोगे स्पेशल नोट्स पढ़ना तो 10-10, 15-15 पेज की आपके मिल जाएंगे, बट दैट विल बी नॉट वर्दी, वो आपका टाइम खा जाएगा। और उससे रिलेटेड मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैंने नोट्स के रूप में बनाया है, वही मैं आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो बिहार बजट जो हमारा है 2021-22 का, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया है, 2,18,303 करोड़ का है, इसमें 30 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हमें जानना है। देखो, फिर हम घूम करके वही बात आते हैं कि बिहार बजट किनके द्वारा पेश किया जाता है, ये क्यों पेश किया जाता है, कारण क्या है उसके पीछे, और लास्ट में चेक एंड बैलेंस, मतलब उसके अंतर्गत क्या क्या चीज आता है, वो सब चीज को हम लोग सब देखिए हर इस चीज को समझेंगे। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप कुछ भी पढ़ो, आप कोई भी किताब पढ़ो, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी आपको पढ़ना है, उसमें ये 4 क्वेश्चंस आप हमेशा हर एक चैप्टर से पूछो। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर उस चैप्टर में ढूंढ लिए, दैट्स मीन आपका वो चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया। देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार बजट जो है हमारा निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर भी स्ट्रीम होगा, वो मतलब 2 या 3 घंटे में हमारे चैनल पर भी स्ट्रीम कर दिया जाएगा। साथ में ये स्पेशल कंटेंट है बिहार के बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, बिहार बजट में हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक ये रेड बुक की शुरुआत निर्मला सीतारमन, आप जानते होंगे इनको, ये यूनियन गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी, देखा जाए तो नेता हैं, ठीक है, फीमेल नेता हैं। और ये रेड बुक से इन्हीं ने शुरुआत किया था बजट को पेश करने का। उसी को देखते हुए इस साल का बिहार का बजट भी पेश किया गया है, जो रेड कलर की ही बुक में है। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं, ये 2021-22 का मैं बता देता हूं, एक छोटा सा ये लेखा जोखा है। मतलब इसमें क्या है, ये जो बजट पेश किया गया था वो 2,18 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। एक्चुअली जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये क्या है, बजट में नए करों को शामिल नहीं किया जा रहा है। देखो, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, देखो आप लोग इस चीज़ से अवगत हो गए, जीएसटी, आप जीएसटी को जानते होंगे, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के टोटल देखे जाए तो टोटल कितने स्लैब्स होते हैं, तो इसके टोटल 6 स्लैब्स होते हैं। 6 स्लैब्स का कहने का अर्थ क्या हुआ, जीएसटी 6 तरह के करों को अपने, मतलब जिस कंट्री में जीएसटी लगाया जा रहा है, हिंदुस्तान में अगर जीएसटी लगाया जा रहा है तो वह 6 प्रकार के विभिन्न करों को लोगों पर डालता है। सबसे पहला कर होता है हमारा 0% टैक्स का, दूसरा हमारा होता है 5% टैक्स का, तीसरा कर हमारा होता है 12%, उसके बाद चौथा हमारा होगा 18%, और 2 कर हमारे होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, जो 28% इंडिविजुअल होते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, जीएसटी के स्लैब्स में 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ 0% टैक्स कहाँ लगाया जाता है। तो 0% टैक्स जो हमारा लगता है, ये फूड में लगता है, मतलब खाद्य पदार्थ जितने जो सामान्य चीज़ें हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, आटा, इन सबों में जो टैक्स लगेगा वो 0% स्लैब पे आता है। ये गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि जितने भी, ओके, हाँ शीतल साइनी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप लिख के बोल सकती हैं, कोई इशू नहीं है, आप लिख दीजिए वहाँ पे, मैं पढ़ लूँगा। मेरे पास 2 स्क्रीन है, मैं दोनों स्क्रीन में देखते रहता हूँ। ठीक है, तो जीएसटी जो है हमारा 0% स्लैब का है, जो भी खाने की पीने की चीज़ होती हैं वो 0% टैक्स स्लैब बेस्ड है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डाला गया है, तो इसमें स्टेट कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। दूसरा हमारा होता है 5% टैक्स में, इसमें मास कंजम्पशन, देखो मास कंजम्पशन में कौन कौन सा चीज़ आता है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल हुआ, ये मास कंजम्पशन में आएगा। उसके बाद हमारा आता है स्पाइसेस, इसकी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। बच्चों, क्या स्क्रीन सच में आपको शो नहीं हो रहा है? मेरे को एक बार यस नो में बता दीजिए, तो जो हमारी स्क्रीन है पढ़ने वाली, वो स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक बार मेरे को बताओ जी।
हो रहा है, आई कैन सी। हाँ, बच्चे लोग देख पा रहे हैं। देखिए स्क्रीन के लिए आप देखो, आप अगर बाय द वे ऐप से यूज़ कर रहे हो तो ऐप में आपको एक चैनल आएगा, मतलब एक पेज दिखेगा, उसमें ऑलरेडी आपको स्क्रीन दिख जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर मैं आपको, जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता देता हूँ कैसे वो दिखता है। लाइन आप होल्ड करना है 1 मिनट जी, मैं अपने ऐप पे देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ कैसे। जो नए बच्चे हैं उनको शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। 1 मिनट आप लाइन होल्ड करो। एकदम स्क्रीन शो हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन में कोई इशू नहीं है जी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक बार देखो ट्राई करके, वहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो 5% का है हमारा स्लैब जो लगता है जीएसटी में, वो मास कंजम्पशन वाली चीज़ों पे लगता है, जो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल अगर लोग कम भी कर दें तो उससे लोगों के ऊपर फायदा, मतलब कोई नुकसान घाटा प्रॉफिट का कोई सवाल नहीं होता है। अगर कोई घर में समझिए अगर एक महीने का 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल और स्पाइसेस में वो आधा केजी इस्तेमाल करता है मसालों का, तो वो चाहे तो अपने चीज़ों को कम कर सकता है, वो चाहे तो 2 केजी से 1.5 केजी भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए मास कंजम्पशन फूड की ही चीज़ है, लेकिन फिर भी उस पर 5% का ही जीएसटी लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 12%। तो 12% जो टैक्स लगता है वो प्रोसेस्ड फूड पे लगता है। प्रोसेस्ड फूड किसको कहते हैं? जैसे आप लोग मैगी खाते हो, टॉप रेमन खाते हैं, साथ में जो डिब्बा बंद जार में आता है रसगुल्ला, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो इडेबल हैं, खाने की पदार्थ हैं लेकिन प्रोसेस किया हुआ है। बहुत सारे जैसे कि मिठाइयाँ भी आती हैं डब्बे बंद में, उसमें ही 12% का टैक्स लगता है हमको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 18% टैक्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18% टैक्स में आने वाले बहुत सारी चीज़ें आती है, हम सभी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। देखो 18% में कौन कौन आता है? ये मस्टर्ड ऑयल, ये किस में आ जाएगा हमारा? 5% में आएगा, ठीक है। और प्रोसेस्ड फूड जितना मैगी हुआ, टॉप रेमन हुआ, बिस्किट्स हुआ, उस सब के 12% का सर्विस जीएसटी लगता है। 18% के अंतर्गत जो 18% में जो आने वाले जितने भी चीज़ होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला सोप, साबुन का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो उस पर 18% आपको जीएसटी देना पड़ता है। सर में लगाने वाला तेल, उससे भी 18% जीएसटी लगता है। फिर हम लोग फ्रिज खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर पे भी हम लोग को 18% देना पड़ता है। एयर कंडीशनर खरीदते हैं, उस पर भी हमको 18% देना पड़ता है। और हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था ये, और एसएससी के साथ में यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि फोन जो होता है सेल्यूलर फोन, उस पर कितने परसेंट का जीएसटी लगता है। तो बच्चों आप याद रखना इस चीज को कि फोन पे हमारा 18% का जीएसटी लगता है। अब उसके बाद आता है हमारे जीएसटी के स्लैब में सबसे ऊंचा 28%। 28% ये दो अलग अलग है, क्योंकि ये एक ही इकाई के तो है लेकिन ये अलग अलग तरह से मार्क किए गए हैं। देखो सबसे पहला जो जीएसटी है 28% वाला जो शुरू में आया था, वो लग्जरी की चीज़ों पे आया था। लग्जरी की चीज़ें जितनी भी होती हैं जिससे आपको बहुत, मतलब आप मज़े के लिए यूज़ करते हो, चाहे तो आप उसका इस्तेमाल नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। जैसे कि अगर हम BMW की कार ले लें, या फिर वॉक्सवैगन ले लें, रोल्स रॉयस खरीद लें, या फिर फरारी खरीद लें, या फिर ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लग्जरी की है, उस पर आपको 28% का टैक्स देना पड़ेगा। लग्जरी की चीज़ें आपको पता होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपोर्ट होकर के भी आती हैं। दूसरा 28% स्लैब में जो हमारा आता था, मतलब वो था, जैसे कि कितने लोग होते हैं ना, वो पान मसाला गुटखा खाने वाले, शिखर खाने वाले, तो जितने भी पान मसाला होता है, पान मसाला, उसके ऊपर हमको 28% का जीएसटी देना पड़ता है। उसके बाद जितने भी अल्कोहल्स होते हैं, वाइन होते हैं, वाइन के ऊपर हमको 18% जीएसटी देना पड़ता है। साथ में उसके बाद जितने भी ड्रिंक होते हैं, ड्रिंक कोई भी, सॉफ्ट ड्रिंक हो, हार्ड ड्रिंक हो, दैट डजेंट मैटर, उस पर 28% जीएसटी लगता है। इसलिए देखिएगा 12 रुपये का आज जो कोका कोला मिलता था, अभी वो 20 रुपये में मिलता है। उसके पीछे यही कारण है, ठीक है। और ड्रिंक के साथ साथ में जितने भी टोबैको के प्रोडक्ट हुए, TOBA टोबैको का जितना प्रोडक्ट हुआ जिसमें सिगरेट आता है, साथ में जितने भी चीज़ होते हैं, यार पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितने भी टोबैको के प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो पान मसाला हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस पे हमको 18% ही जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी का एक टर्म था, जरूरी था बताना, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। बजट में क्या हुआ है, नए करों को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद क्या है, यह बजट अवसंरचरण, शिक्षा और
स्वास्थ्य पर केंद्रित है। देखो अवसंरचरण का अर्थ हुआ क्या, मतलब जो डेवलपमेंट किया जाएगा राज्य में उस पे, साथ में शिक्षा एजुकेशन पे, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य हेल्थ पर। नया जो बजट हमारा लागू किया गया है उसमें ये तीनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या गया, ये बजट बिहार के उप मुख्यमंत्री, देखो सबसे पहले वो क्या है, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद सह वित्त मंत्री भी हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री जिनका नाम है तारकिशोर प्रसाद, तारकिशोर प्रसाद ने ही इसको क्या किया है, पेश किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तारकिशोर प्रसाद का फोटोग्राफ, आप इसको अच्छे से पहचान लीजिएगा। तारकिशोर साहब के चेहरे में चेचक हो गया था, जिसके कारण उनका चेहरा कैसा है, एक मिनट रुकिएगा, कुछ बच्चों का एनरोलमेंट आया है, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा जी। तो तारकिशोर प्रसाद जो है उन्होंने ही क्या किया है, तो मतलब इस बजट को पेश किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसमें कंटिन्यू करते हैं। बिहार बजट जो हमारा 2021 का है, इसका कुछ प्रमुख बातों को देखते हैं। इस बजट में नए उद्यमिता विभाग के निर्माण की घोषणा की है। देखो इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा इस बार फोकस किया जा रहा है बिहार बजट में। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है, बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। बीजेपी गवर्नमेंट भी इस बात को प्रोत्साहित करती है कि हम अपने देश में ही सब कुछ करेंगे। मतलब आप देखे थे ना, एक आई थी, मतलब दूसरे कंट्री से जो इम्पोर्ट आयात होती थी, तो उन्होंने क्या कहा कि अपने ही देश में चीज़ों को बनाना है और मतलब खुद से ही सब चीज़ को कंजम्पशन भी करना है। तो वो योजना, मतलब वो योजना लाई गई थी जिसको कहा गया था, योजना का नाम याद नहीं है मेरे को, चलो आगे देखते हैं। इस विभाग के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से 20 लाख से भी अधिक रोजगारों के अवसर का सृजन किया जाएगा। देखो इसमें क्या, इस उद्यमिता में क्या होगा कि दूसरे कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, अपने स्टेट में लाया जाएगा। सबसे पहले तो इंडिया में तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े कंट्री वाले, लेकिन उसमें क्या किया जाएगा, दूसरे कंट्री के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो बिहार में भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा क्या, बजट में 7 निश्चय। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा कि बिहार के बजट में कितने निश्चयों को मतलब पेश किया गया, कितने निश्चय, कितने प्रोमिसेस किए गए हैं कि वो लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, और ये कब होगा, कार्यक्रम के दूसरे चरण में होगा, सेकेंड फेज जब शुरू होगा इसका, तो उसमें किया जाएगा, जिसमें 4,671 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। और ये एडीबी से लिया जाएगा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उससे लिया जाएगा ये। ठीक है, बजट में शिक्षा में सबसे अधिक, देखो हिंदुस्तान में शिक्षा को बहुत ज़्यादा डेवलप करना है और बिहार हमारा मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। इसलिए क्या कहा गया है, इस बार जो मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट फेजेस को लिया गया था उसमें एजुकेशन को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। मतलब कि एजुकेशन के मामले में हमारे स्टेट को भी क्या करना है, डेवलप करना है अन्य स्टेटों के तरह में। ठीक है, उसके बाद है ग्रामीण विकास के लिए 16,835.7 करोड़। देखो ये सब डेटा अगर बीपीएससी के एग्जामिनेशन के कैंडिडेट हो तो आप इसको याद रखना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बनता है कि शिक्षा में कितना तो 38-35, ग्रामीण विकास में कितना तो 16,835, ये आप याद करके रखे रहिएगा। ठीक है, उसके बाद है सरकार द्वारा सड़क निर्माण में। देखो हमारे यहाँ जो शहरी विकास योजनाएं हैं, साथ में ग्रामीण विकास योजना है, उसके अंतर्गत क्या हुआ है कि सड़क को डेवलप करने का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है और उसमें 15,227.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य के लिए 13,264 करोड़ और ऊर्जा पर इतना करोड़। तो ये डेटा देखो, आप बोलोगे ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा बिहार के जो करंट अफेयर होता है उसमें पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के लिए है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकिएगा, आपको याद रहेगा। तो इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई योजना में 16,774 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। मतलब 16,774 करोड़ रुपया आवंटित किए जाएंगे इसमें अनुसूचित एससी और एसटी वाले ट्राइब्स के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए उनको। इस बजट में क्या क्या है, मेडिकल, सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग के कॉलेज और खेल का विश्वविद्यालय का स्थापना भी किया जाएगा। उसके बाद क्या है, गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। देखो आप इस बात को ध्यान में रखिए, गांव में क्या होगा कि सोलर स्ट्रीट लाइट, आप अपने भी गांव वगैरह में सड़क वगैरह के किनारे में देखिएगा कि सोलर पैनल लगा दिया जाएगा, उसके नीचे में क्या होगा, मतलब सोलर से ही वो स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल होंगे। उसके बाद क्या है, इस बजट में सरकार ने 2,18,502.70 करोड़ की राजस्व वसूली करने का लक्ष्य रखा है। अब क्या है, राजस्व वसूली जो किया जाएगा ये किन से किया जाएगा, तो बिहार में ही जो टैक्स पेयर्स होंगे वो टैक्स तो बिहार को पे नहीं करते हैं, जितने भी टैक्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। तो वो राजस्व जो जाएगा सेंटर को, तो सेंटर से डिमांड किया जाएगा कि हमको अपने स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए इतने मतलब इतना लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं। ये हमारे बिहार राज्य के 7 निश्चय। बिहार राज्य के कौन कौन से 7 निश्चय हैं, इस चीज़ को हम शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि ये 7 निश्चयों को आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा ये। और इसकी पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बच्चों, वो पीडीएफ में क्या होगा कि वो पीडीएफ आप रट जाइएगा कहेंगे तो हम, क्योंकि उससे 1 या 2 क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहेगा। उसके बाद क्या है, देखिए 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 7 निश्चय का शुरुआत 2015 में ही किया गया था। और वो 7 निश्चय क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहला होगा आर्थिक हल युवाओं को बल। मतलब जो भी युवा होंगे, मतलब जो छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनको क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराएगी। यह 1.5 लाख रुपए से लेकर के 7.5 लाख रुपए के बीच में ये रहेंगी। आप इस बात को समझते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम भी शामिल। अब देखो स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत क्या होगा, ये पैसे मिलेंगे, ये 1.5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक। और कुशल युवा योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो भी युवा रहेंगे उनको मतलब अलग अलग प्रकार का मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल उनको नॉलेज दिया जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग होगा, साथ में मशीनरी को वर्क करना उनको सिखाया जाएगा। छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें उनको स्पेशल ट्रेनिंग, और छोटे मोटे उनको क्या कहते हैं समझो डिप्लोमा की डिग्री वगैरह जो होती है वो अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है। उसके बाद है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। देखो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये जो है ये हमारी किस योजना के अंतर्गत है, तो यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। देखिए हम बता देते हैं ये हमारी किसके अंतर्गत है, मैं हिंदी में लिख देता हूं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये सब थोड़ा ध्यान से आप समझते चलिएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत क्या था कि जितने भी आरक्षित महिलाएं होंगी, आरक्षित महिलाएं कहने का अर्थ हुआ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये इन्हीं के लिए महिलाओं के लिए है। उनको क्या किया जाएगा, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी, क्योंकि उनसे उनका परिवार और परिवार के साथ साथ उनका समाज भी अच्छे प्रकार से चल सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है हर घर बिजली योजना। हर घर बिजली योजना जिस नाम पे है उसी नाम से है। इसके कहने का अर्थ लक्ष्य यह है कि बिहार में 2025 तक जितने भी गांव और गांव के साथ साथ में शहर होंगे वहां पर बिजली पहुंचा दी जाएगी, चाहे वो कितना भी रूरल रहे, कितना भी दूर शहर से और क्यों ना रहे। उसके बाद है हर घर नल का जल। ये नल जल योजना जो है, नल जल योजना आप इसको जानते होंगे, जो इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको नल जल योजना के बारे में। देखिए नल जल योजना की शुरुआत नीतीश कुमार की सरकार ने किया था, और नल जल योजना बिहार की सबसे ज़्यादा असफल योजनाओं में शीर्ष पर आती है, क्योंकि बिहार सरकार के नीतीश कुमार का यह मानना था कि इस योजना का फ़ायदा उठा करके बिहार के जितने भी ग्रामीण और साथ साथ शहरी लोग होंगे इसका फ़ायदा उठा सकेंगे और पानी का अच्छे प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से योजना आई थी उस प्रकार से यह योजना चल नहीं सकी, और यह योजना ने सड़क निर्माण योजना को संपूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि बिहार में सबसे असफल योजनाओं में शीर्ष पर कौन योजना है, तो आप उसको बोलिएगा नल जल योजना। नल जल योजना नहीं चली थी और वो नहीं चलेगी भी, क्योंकि उसको चलाने के लिए जो डिपार्टमेंट, जो वाटर डिपार्टमेंट है, वाटर एंड सीवेज डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना काम शायद अच्छा से नहीं किया और उसमें ढिलाई के कारण ही सारी समस्या आई थी। तो नल जल योजना याद रखिएगा सबसे असफल योजना थी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा आता है घर तक पक्की गली नलियाँ। ये ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत यह आता है। ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना में क्या हुआ था बच्चों कि इसमें ग्राम को डेवलप करना था। ग्राम में क्या होते थे, पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, गलियां रहती थी और साथ साथ में मिट्टी से बने हुए सड़क रहती थी, जिसके कारण दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती थी। तो ग्रामीण विकास योजना 2000, वैसे बिहार में बिना नल के जल पहुंच जाता है। हाँ संगम आप सही कह रही है, बिहार में सही में बिना नल के जल पहुंच जाता है।
अच्छा सरकार में, थैंक यू जी, बढ़िया। देखो, बिहार विकास योजना 2013 में शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत में पूरे के पूरे जितने भी ग्रामीण परिवेश हुआ करता था उसको सबसे पहला हरित करना था। हरित करने के साथ साथ वहाँ सड़कें, नालियाँ और उसके साथ साथ में जल का उचित प्रबंधन, साथ में जितने भी खेत हुआ करती थी उसको भी डेवलप करने का पूरा प्लान था। लेकिन यह प्लान असफल तो शुरुआत में रहा था 2013 से लेकर 15 के बीच में। लेकिन 15 के बाद में जिस समय में नीतीश सरकार का दूसरा मतलब कार्यकाल शुरू हुआ, तो इन्होंने अपने रेपुटेशन को ठीक करने के लिए 2013-15 के बाद से इन्होंने सब कुछ को ठीक किया और यह पक्की गली योजना का शुभारंभ हुआ और ये अच्छे से चली भी। लेकिन इस योजना को बर्बाद करने के लिए हर जगह नल जल, जो ये है नल जल योजना, इन्होंने इसको संपूर्ण रूप से चौपट कर दिया। यही कारण था कि नल जल योजना को सबसे बकवास योजना कहा गया था। नेक्स्ट 5 के बाद हमारा छठा होता है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। देखिए, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, यह भी हमारी बिहार स्वच्छ योजना। देखिए, ये हमारी कौन सी योजना के अंतर्गत आता था? तो बिहार स्वच्छ योजना। आप इसको ध्यान रखिएगा, स्वच्छ योजना। तो बिहार स्वच्छ योजना के अंतर्गत यह कंडीशन थी कि जितने भी घर होंगे, चाहे वो शहर के हो या वो गांव के हो, वहाँ पे शौचालय का निर्माण कराया जाएगा और कोई भी व्यक्ति शौचालय सड़क, खेत में नहीं जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है अवसर बढ़ें आगे पढ़ें। देखिए, यह योजना महिलाओं के लिए लाई गई थी, अवसर बढ़े आगे पढ़ें। और यह बिहार विकास मिशन, ये किसके अंतर्गत आया था? तो बिहार विकास मिशन। देखो, यह योजना के तहत क्या था कि जितने भी महिलाएं जो आरक्षित और अनारक्षित वर्ग दोनों से रहेंगी, अगर आप 10th की हैं तो भी, 12th की हैं तो भी और ग्रेजुएशन की हो तो भी आपको उचित रेमुनरेशन, जो आर्थिक मदद है, आगे पढ़ने के लिए करी जाएगी। जिससे मुझे 10th और 12th का बच्चों याद नहीं है, लेकिन 12th में याद है कि, सॉरी, ग्रेजुएशन में याद है कि 25,000 रुपये बच्चों को दिया जाता था। मेरे भी बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएशन के बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से 6 महीना पढ़ा था और वो बोले थे कि जिस टाइम में हमें अवसर बढ़े आगे पढ़े से पैसा मिलेगा तो आपको देंगे। तो उसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी जिनको पैसा मिला था, तो उन्होंने मेरे को पैसा दिया था। वो मुझे याद है, 6 महीने का बच्चों ने मेरे को पैसा दिया था। तो यह ग्रेजुएशन के बच्चियों को मिलता था, वो 25,000 रुपये मिलता था, ये मेरे को याद है। ठीक है। तो ये किस योजना के अंतर्गत, किस मिशन के अंतर्गत था? तो बिहार विकास मिशन के अंतर्गत था। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ष 2020 और 2025 के लिए सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार की सतत निश्चय योजना 2 की शुरुआत की है। अब सतत बिहार का ये सतत योजना 2, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सतत योजना 2 की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह 2020 से 25 के लिए बिहार राज्य के लिए की गई है। अब देखिए, यह 7 निश्चय का द्वितीय संस्करण का जो शुरुआत करी गई, उसके अंदर भी 7 अलग अलग वादे जो गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट ने किए थे। यह तो पहला वाला निश्चय उनका योजना का था, पहला मतलब चरण था। और अब ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण में क्या था कि युवा शक्ति बिहार को प्रगति। देखिए, यहाँ पर क्या था कि इसमें युवा शक्ति बिहार की, इसमें जो नव युवक थे उनको एम्पावर्ड करना था फिनेंशियली, पैसे की मदद से, साथ में स्पेशल ट्रेनिंग और मतलब कौशल विकास योजना के अंतर्गत उनको क्या करना था? युवाओं को जो 18 से लेकर के 28 साल की उम्र के थे, उनको यह योजना का लाभ मिलने वाला है। उसके बाद है सशक्त महिला सक्षम महिला। इसमें क्या था? फीमेल एम्पावरमेंट कराया गया था। और फीमेल, जैसे कि यहाँ पर युवाओं के लिए इसमें मेल और फीमेल दोनों आते थे, इस वाले में क्या हुआ था? सिर्फ फीमेल को ही स्पेशल एजुकेशन दिया गया था, जिसमें उनको स्टिचिंग मतलब वो सिलाई होता है वो, उसके साथ साथ ब्यूटी का पार्लर का जो कोर्स होता है, ब्यूटी कोर्स कराना था। और साथ साथ में अलग विभिन्न प्रकार के और भी उनको कौशल देना था, जिसके कारण वो अपने जीवन का निर्वाह भविष्य में कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी हर खेत तक सिंचाई का पानी। देखिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी, यह भी ग्रामीण विकास योजना जो कि 2013 में आई थी, उसी के अंतर्गत किया गया था। और इसमें कहा गया था कि नलकूपों को लगाया जाएगा, साथ में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनको भी किसी प्रकार से व्यवस्था करके छोटे छोटे स्ट्रीम्स के जरिए नदियों के पानी को कहाँ तक?
तो खेतों तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव भी, यह भी ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत थी। और इसमें भी क्या कहा था कि जितने भी गांव होंगे उसको क्या करना होगा, उनको साफ करना होगा। गांव में सड़कों का निर्माण विशिष्ट अच्छी प्रकार से करना था। और शौचालय मुक्त, सॉरी शौचालय मुक्त नहीं, शौचालय मतलब बाहर खुले में शौचालय मुक्त करना था उसको। उसके बाद है स्वच्छ शहर विकसित शहर। देखिए स्वच्छ शहर विकसित शहर में क्या करना, सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन करनी थी शहरों की। और शहर में कहा गया था कि 16 घंटे से लेकर के और 22 घंटे तक शहर में बिजलियों का प्रदान किया जाएगा। और इसमें बिहार सरकार संपूर्ण रूप से सफल भी हुई थी। और इसके साथ साथ इको पार्क और मतलब बेस्ट ट्रैफिक सिस्टम, इसकी भी शुरुआत कहाँ कराई गई थी, शहर विकास योजना के अंतर्गत कराई थी। उसके बाद सुलभ संपर्क में क्या कहा गया है कि ये 2020 से लेकर के 2025 के बीच में जितने भी शहर रहेंगे और साथ साथ गांव रहेंगे, वहाँ फाइबर FTTH की मदद से, FTTH बाबू होता है फाइबर टू होम FTTH के मदद से BSNL के साथ गवर्नमेंट ने मिल करके यह योजना बनाई है कि जितने भी गांव होंगे वहाँ के लोग और साथ साथ शहर के लोग इंटरनेट के माध्यम से अच्छी प्रकार से जुड़ पाएंगे। इसके लिए इसके लिए जियो तथा एयरटेल दोनों को सब्सिडियरी भी प्रदान करी गई थी राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद सातवीं थी हमारी सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो हमारी स्वास्थ्य विभाग है बिहार की, उसके अंतर्गत यह कहा गया था कि जितने भी गरीब लोग होंगे उनको सब्सिडियरी पे ऑपरेशन, दवाइयों का खर्चा और साथ साथ में अगर कोई व्यक्ति कैंसर या फिर ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज उपचार पॉसिबल नहीं है, उसके लिए उन्हें 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो थे हमारे 7 निश्चय, प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों के। अब हम लोग आते हैं अन्य कार्यक्रम जो अभी लेटेस्ट में है। और ये लेटेस्ट वाला आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अभी जो मैंने बताया है वो पिछले चरण और मतलब शुरुआत के चरण के हैं, अभी ये लेटेस्ट आए हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। स्किल तथा उद्यमिता होते नए स्किल एवं उद्यमिता हेतु नए विभाग का गठन। मैं बता देना चाहूँगा आपको, स्किल इंडिया योजना के तहत जिसको कि बिहार सरकार में मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इसी के देखते हुए नीतीश कुमार ने ओके अजीत जी ठीक है, 1-2 क्लासेस जरूर रहेगी बिहार स्पेशल की, आप टेंशन फ्री रहिए। बिहार स्पेशल एक्चुअली हम खुद पढ़ रहे हैं, मेरा खुद परीक्षा है, तो इसीलिए हम जो बेहतरीन कंटेंट्स अपने नोट्स को बनाते हैं वही नोट्स से आपको पढ़ाते हैं। बहुत अलग अलग जगह से हम लोग इस चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। और समझिए तो हम ऑलरेडी अपने कोचिंग में भी पढ़ाते हैं सेम चीज़, और यहाँ भी पढ़ाते हैं, तो टोटल याद हो गया। आप एकदम बेशक बढ़िया से पढ़िए और ये रहेगी। आप कौन सा आपका कौन सा एग्जाम? मेरा BPSC का परीक्षा है और साथ में UPSC भी मैं इस बार से देने वाला हूँ। तो देखिए कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा होगा तो आप सभी को पता भी चलेगा। ओके, तो स्किल इंडिया के तहत ये हुआ था। तो स्किल इंडिया की शुरुआत मोदी गवर्नमेंट ने की थी। ठीक है, उसके बाद है बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना ये स्टेट लेवल की है और ये जिला मतलब राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरुआत करी गई थी। और इसमें क्या कहा गया था कि जितने भी नवजात या फिर बच्चे होंगे, कीड होंगे, उनको दिल में जिन बच्चों के छेद होता है उनको 1 लाख रुपये तक का कंपनसेशन, 1 लाख रुपए का कंपनसेशन, साथ साथ में फ्री ऑपरेशन की व्यवस्था बिहार सरकार कराएगी। और यह किसी भी विशिष्ट कोटि के जाति के लोगों के लिए नहीं है, ये जनरल, OBC और SC ST सभी को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह जाति विशेष पर निर्धारित नहीं है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है बिहार की नदियों को जोड़ने की योजना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है बच्चों आपके लिए, जिसमें कोसी बेसिन और महानंदा बेसिन को क्या करा जाएगा, कोसी मोची लिंक के द्वारा जोड़ा जाएगा। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा जिससे आप समझ सके कि ये कोसी मोची लिंक योजना की शुरुआत कहाँ पे की जा रही है। तो मैं बता देता हूँ, ये कटिहार में करी जाएगी। कटिहार के एक निचले प्रांत में। मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, क्या आ जाओ यार, डिस्कार्ड। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप उसको देखने की कोशिश करना। देखिए ये हमारा बिहार का मैप है। बिहार का मैप जो रिवर सिस्टम का मैप है। हम इस मैप में समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे उन चीज़ों को लाया जा रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोसी है हमारा,
ये जो नदी है हमारा, ये कोसी बेसिन, ये जो हमारा जगह है, ये वाला आप एरिया इसको देख सकते हैं बच्चों, ये जो एरिया है ये कोसी का बेसिन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सी नदी थी, तो महानंदा नदी थी। आप इसको देख रहे हैं, ये महानंदा नदी का बेसिन है, ठीक है। तो ये नियम ये क्या कहा गया था कि ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा एरिया, ये प्रांत जो हमारा है, जो कि कौन से प्रांत है, कटिहार का जो एरिया है, ये कटिहार का जो प्रांत है, यह समझिए तो यहाँ फर्टिलिटी अच्छे प्रकार से नहीं हो पाती है, क्योंकि नदियों, देखिए आप किसी भी प्रांत में जाओगे, ये तो पठारी नदियाँ हैं, पठारी नदियों को आप छोड़ दो, हम इधर की बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो ये मतलब रिवर सिस्टम जो पर्वतीय है, पर्वतीय में आप देखिएगा कि ज़्यादा दूरियां नदियों के बीच में नहीं है, इसलिए जो बेसिन का निर्माण होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है और यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छे प्रकार से होती है। लेकिन कोसी और महानंदा जो नदी है, इसके बीच में बेसिन के निर्माण अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण खेती में बहुत बड़ी समस्या आती है। इसके लिए क्या किया गया है कि जो बिहार सरकार है, उन्होंने क्या कहा है कि कोसी को बीच से निकाल करके और महानंदा को बीच से निकाल कर एक दूसरे से मिला दिया जाएगा, जिससे ही क्या होगा कि ये एरिया भी फर्टाइल हो जाएगा, साथ में ये एरिया भी फर्टाइल हो जाएगा। तो ये फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब मैं दूसरा आपको एक और मैप दिखाता हूं, जिससे आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे, जो रिवर बेसिन सिस्टम है। देखिए रिवर बेसिन सिस्टम में जो दूसरा हम देख रहे हैं, यहाँ पे सारे रिवर बेसिन को हम क्लियर कर देते हैं अभी। देखिए ये महानंदा बेसिन का सिस्टम है, ये कोसी बेसिन का सिस्टम है, कमला बलान का है, बागमती और अधवारा का है, उसके बाद गंडक है, सोन है, कर्मनाशा है, पुनपुन है, हरोहर है, किऊल है, बदुआ है और चंदन बेसिन है। तो देखिए ये सब बेसिन जो पठारी नदियों का है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो पर्वतीय नदियों का बेसिन बनता है ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। वैसे गंगा के बेसिन में जितने भी खेत आते हैं वो सारे के सारे फर्टिलिटी से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन कोसी का और ये कोसी बेसिन और महानंदा बेसिन जो है, जो कोसी नदी यहाँ से निकल के आती है और यहाँ पे मिलती है गंगा नदी से, और महानंदा नदी जो इधर मिलती है यहाँ पे, तो इस दोनों को जोड़ा जाएगा, जिसके कारण फर्टिलिटी इस एरिया में बढ़ जाएगी। और ये एरिया हमारा कौन सा एरिया है, ये कटिहार का एरिया है। ओके, बेसिन क्या होता है, अरे बाबा बेसिन को क्या कहते हैं, देखो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो बेसिन का हिंदी हमारे दिमाग से उतर गया, अभी आप पूछे और उतर गया। देखिए जो नदी का एरिया होता है ना, तो नदी, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए आप पटना में रहते हैं, आप पटना में रहते हैं, तो पटना के जो गंगा, पटना में से जो गंगा बहती है, उसके आसपास का जो गंगा का जो तराई क्षेत्र होता है, हाँ तराई क्षेत्र कहते हैं उसको, गंगा का जो तराई क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है, क्योंकि नदियों का बहुत बड़ा मतलब योगदान होता है खेतों को फर्टाइल करने का। बाढ़ आने से नुकसान तो होता है, लेकिन उसके कारण फर्टिलिटी भी खेत की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बेसिन का मतलब वो तराई क्षेत्र होता है। मैं क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तक बेसिन को समझ गए थे। अब बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ नेक्स्ट हमारा, ये देख लिए थे हम लोग ये देख रहे थे। ओके ओके, उसके बाद है पंचायतों का सशक्तिकरण। देखो पंचायतों का सशक्तिकरण करने का अर्थ क्या होगा, जितने भी ग्राम पंचायत हमारे, हाँ नदी की घाटी, अरे हाँ सही कह सकते हैं, नदी का बेसिन नदी के घाटी कह सकते हैं, एकदम फेयरलेस नदी। थैंक यू जी बताने के लिए इस चीज़ को। पंचायतों का सशक्तिकरण करने का अर्थ ये था कि बिहार में जितने भी प्रखंड हैं, बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या 61 है और पंचायत की संख्या 307 है, सॉरी 307 है। तो 307 जितने भी पंचायत होंगे उसको डिजिटल करने का माध्यम था। डिजिटल करने का अर्थ मतलब क्या, जितने भी पंचायत का काम होगा उसको इंटरनेट के माध्यम से एक जगह एकत्रित किया जाएगा और उस पर मॉनिटर किया जाएगा, इसलिए पंचायत को सशक्तिकरण किया जाएगा इसी माध्यम की तरह से। उसके बाद है लोहिया स्वच्छ भारत अभियान। देखिए लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत क्या था कि गांव जितने भी ग्रामीण एरिया था, ग्रामीण परिवेश जितने थे, उसको शौचालय, खुले में शौचालय मुक्त करना था। तो खुले में शौचालय मुक्त करने का अर्थ सिंपल कंडीशन था कि जितने भी गांव के लोग होते थे वो खेत में जाया करते थे टॉयलेट बाथरूम। तो गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जितने भी लोग थे उनको 15,000 रुपये 15K का कंपनसेशन दिया, रिम्यूनरेशन दिया, मतलब कि अधिकृत रुपये दिए उनको कि आप टॉयलेट बनाओ और खेत का इस्तेमाल ना करो टॉयलेट के लिए, बशर्ते कि अपने घर का ही इस्तेमाल। तो लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के अकॉर्डिंग ही वो हुआ था। उसके बाद है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन।
देखिए, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन में क्या था कि जितने भी शहर होंगे, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, सॉरी बिहार में तो एक ही सिटी है, पटना सिटी, ठीक है, उसके बाद जितने भी, और पटना सिटी में ही मेयर होते हैं और किसी हमारे सिटी में मेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन ये तो बहुत पुराने पहले से चलता आ रहा है बिहार में, लेकिन इस मिशन के अंतर्गत क्या था कि जितने भी शहर होंगे वहाँ इको पार्क होंगे। इको पार्क साथ साथ में क्या होगा, जल और नाली की व्यवस्था अच्छी प्रकार की, मतलब जल के आने का और नाली का व्यवस्था अच्छे प्रकार से किया जाएगा, जिसके कारण जल जमाव शहर में ना हो सके। इसके साथ साइकिलिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। कहा गया है कि अगर जो आदमी ग्रीन के तरफ बढ़िए, मतलब हरा के तरफ बढ़िए, इसी के अंतर्गत साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है, ये किसके अंतर्गत हुआ था? अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के तरफ से ऋण की प्राप्ति, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15,000 करोड़ रुपया मांगा भी गया था, लेकिन वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बिहार में जो सुशासन थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इंप्रेशन इनका खराब हो गया था। इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उनको ऋण नहीं दिया, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ अभी पेंडिंग में भी है। उसके बाद है गया सीवरेज योजना। देखो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ गया सीवरेज योजना के बारे में। देखो जो गया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो मैं आपको बताता हूँ, गया का जो प्रांत है जो इस एरिया में है, वहाँ पे वाटर निकासी अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि गया तराई एरिया में है, जिसके कारण पानी बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए गया में सीवरेज मतलब नाली विकास करने का योजना लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम। देखो नमामि गंगे की शुरुआत 2014 में, मैं बता देता हूँ, 2014 में मोदी साहब ने नमामि गंगे की शुरुआत गंगा नदी के तट पर वाराणसी से की थी, और इसका लक्ष्य था कि गंगा नदी, माँ गंगा नदी को संपूर्ण रूप से स्वच्छ करना है, और यह प्रोग्राम यूपी में बहुत अच्छे प्रकार से सफल भी हुआ। यूपी में यह प्रोग्राम बहुत, देखिए बीच क्लास में लोग इनरोल कर रहे हैं बच्चे लोग, चलिए ठीक है, बढ़िया है, आप आइए आप लोग सब लोग, मैं इनरोल उनका एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अरे भाई मेरे बैक हो, ओके। तो नमामि गंगे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने इनकी शुरुआत करी थी, और इसका लक्ष्य रखा गया है बिहार में 311 करोड़ रुपए का, CRO 311 करोड़ का रखा गया है, जिसमें क्या है 75,000 मतलब सॉरी हाँ 311 करोड़ का रखा गया है लक्ष्य, कि जो बिहार में जहाँ पे नदी, बिहार में जो आपको मैप में दिखाया होगा, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ कि रुको एक मिनट, हाँ मैप में नहीं दिखाता हूँ, बिहार में जो गंगा का एंट्री है वहाँ से लेकर के और गंगा के एग्जिट तक का जो प्रांत है हमारा, इस प्रांत को क्या किया जाएगा? क्लीन किया जाएगा हर रूप में, जिस प्रकार से वो यूपी से क्लीन होकर के आती है। देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा तथ्य रखूंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमको क्लास कंप्लीट भी करना है समय से। उसके बाद क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये VBI क्वेश्चन है बच्चा, इसको आप लोगों नोट कर लेना जी, ठीक है। जल जीवन हरियाली ने भी एक नया मिशन है बिहार, हाँ जल जीवन हरियाली, जी हाँ ये भी है नया मिशन, सही बात है। तो ये योजना भी इसी मतलब, लेकिन ये एक्चुअली ना जब हमारा ये बजट पेश किया गया था उस समय योजना नहीं आई थी, बता दे रहा हूँ, ये योजना करंट की है, ठीक है। 32.497 किलोमीटर का पटना मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत करी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, आप इसको रिमाइंड कीजिएगा। उसके बाद है कटिहार के मनहरी में स्थित गोगाबिल को राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ गोगाबिल के बारे में, आप इसको अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो गोगाबिल के बारे में बताने से पहले मैं आपको छोटा सा मैप दिखाता हूँ, आप इसको देखो समझिएगा गोगाबिल है कहाँ पे। तो आप ये मैप जो देख रहे हैं हमारे बच्चों, गोगाबिल जो है ये हमारा मैप जो है, ये हमारा इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में यहाँ पे छोटा सा हमारा बिहार है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस बिहार का ये कटिहार प्रांत है, आप ये देख सकते हो, ये कटिहार प्रांत है जो बंगाल से सटा हुआ है। और इस गोगाबिल का और इस बिहार के प्रांत में निचला एरिया, आप यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए। ये जूम करने का ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए जूम करने का ऑप्शन मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये निचला जो प्रांत है, मैं आपको उस निचले प्रांत में देखिएगा, ये गोगाबिल लेक है, ये गोगाबिल लेक कटिहार का प्रांत में, ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट है हमारा, इसमें इस एरिया में गोगाबिल लेक है। और गोगाबिल लेक में आप देख सकते हो ये बढ़िया है, ये मनिहारी और कटाकोक्ष
और साथ में यहाँ पे गंगा रिवर इधर से आती है और यहाँ से महानंदा। गंगा और महानंदा रिवर का जो मिलन होता है वो गोगाबिल लेक के पास में होता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न बिहार के ज्योग्राफी के टर्म से आ सकता है कि गंगा, बिहार में गंगा और महानंदा नदी कहाँ पर मिलती है, तो उसका जवाब होगा कि वह हमारा कटिहार के गोगाबिल लेक के समीप में मिलती है। ठीक है, तो आप इसको मैप को देख सकते हो। इस मैप को अगर चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे ग्रुप में कर दीजिएगा, इस मैप को मैं आपको दे दूंगा। ये मैप को मुझे अलग अलग जगह से, एक बार इंडिया का मैप लेना पड़ा, फिर बिहार का लिया, फिर उसके बाद उसमें से कटिहार को छाट के ये अलग तरीके से मुझे बनाना पड़ा। थोड़ा टफ बना था ये वर्क। इस काम को करने में कम से कम मेरे को आधा घंटा लग गया था, क्योंकि हमको मैप ढंग से मिल नहीं रहा था। तो ये मैंने बस आपको 30 सेकेंड में बता दिया, लेकिन उसको बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा था। तो आप याद रखिएगा, इंडिया में बिहार में कटिहार, और कटिहार के कौन से एरिया में, ये जो एरिया है गोगाबिल लेक के पास में गंगा महानंदा से मिलती है, ये याद कर लीजिए एकदम। ठीक है, उसके बाद हम लोग यू विल लॉस चेंज। ओके ठीक है भाई, जाओ बंद हो। तो हम लोग कहाँ पे थे इसमें, एडीबी बैंक हो गया, सीवरेज हो गया, नमामि गंगे, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में एकमात्र, बिहार में सिर्फ एक चिड़ियाघर है बच्चों, और वो कहाँ है, हमारे पटना में स्थित है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि बिहार में 2-3 चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर एक है बिहार में। हाँ, बर्ड सेंचुरी बहुत सारा है, आगे बर्ड सेंचुरी में जाएगा। अररिया जिले में रानीगंज वृक्ष वाटिका में 2021 में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर, चलो मैं ये क्वेश्चन आ गया, पहला चिड़ियाघर कहाँ है, पटना में, और दूसरा चिड़ियाघर बनाने का मतलब चांस बन रहा है कि दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, लेकिन कहाँ, रानीगंज वृक्ष वाटिका। रानीगंज वृक्ष वाटिका को आपको मैं दिखाता हूँ, इसको भी देखिए बच्चों। आप देखो, ये रहा रानीगंज वृक्ष वाटिका। अरे भाई तुम बैक हो, डिस्कार्ड। देखिए, ये जो है रानीगंज भी, थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद मैप में, क्योंकि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और कॉपीराइट आने का चांस होता है, इसलिए मैं इसको ब्लर करके यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रानीगंज वृक्ष वाटिका है, और यहीं पर बनाया जा रहा है बिहार का दूसरा जो मतलब चिड़ियाघर है वो यहीं बनाया जा रहा है। साथ साथ आप देख सकते हैं उसी रानीगंज वृक्ष वाटिका का ये फोटो है, जिसमें अच्छी मतलब इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को बनाया जा रहा है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये एक प्रॉब्लम है, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने टाइम में ना, मतलब थोड़ा सा मुझे बार बार आगे पीछे करना पड़ जाता है, तो ये आपके भी समझने के लिए। उसके बाद है भारत के आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम के तहत 2020 में बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे, आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन मतलब 2020 में किया गया। उसके तहत क्या हुआ है कि 133 आर्द्र भूमियों को समेकित प्रबंधन की योजना की है। अब इस चीज़ को मैं क्लियरली नहीं अभी बता पाऊंगा कि आर्द्र भूमि में समेकित प्रबंधन क्या होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आया था उस टाइम में, और इसका इंग्लिश नोट्स मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा ये समेकित प्रबंधन क्या है, शायद कुछ मैनेजमेंट वगैरह होगा। उसके बाद है रोहतास जिले में तुतला भवानी मंदिर के निकट जलप्रपात कैमूर करकटगढ़ में पर्यटक सुविधाओं का विकास किया गया है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, रोहतास का तुतला भवानी मंदिर, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, ये जो मंदिर है ये रोहतास का तुतला भवानी मंदिर है, और ये कहाँ स्थित है, तो ये आप ये देख रहे होंगे, ये एक बहुत ही अच्छा, ये रोहतास का ही एरिया है। तो यहाँ पे जलप्रपात भी है, और यहीं पर बगल में आप देख सकते हो यहाँ पे मंदिर है, आप इसको देखिएगा, यहाँ पे टेम्पल है। ये सारी फोटोज़ मैं ना व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ओके, नेक्स्ट हमारे रानीगंज में नेचर सफारी पार्क। नेचर सफारी पार्क क्या है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें लोग जा करके मतलब जैसे कि होते हैं ना, घूमने वगैरह जाते हैं, बड़े बड़े जानवरों को देखने जाते हैं, तो वहाँ पे जा करके नेचर सफारी पार्क में वो लोग जाएंगे, इसके लिए ये है। साथ में वायु अनुश्रवण स्टेशन की स्थापना, मतलब एयर क्लीनिंग सिस्टम, एयर क्लीनिंग प्लांट का एयर क्लीनिंग स्टेशन का भी मतलब शुरुआत किया गया है इसके अंतर्गत में। उसके बाद है जननायक कर्पूरी ठाकुर आवास योजना। इसके अंतर्गत SC ST
और महिलाएं फीमेल का कोई कैटेगरी नहीं होगा। और ST को क्या होगा, छात्रावास दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत में क्या कहा गया है कि जितने भी छात्रावास में रहने वाले बच्चे होंगे उनको शिक्षा के आवास के साथ साथ शिक्षा भी मुफ्त में प्रदान कराई जाएगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आज का प्रश्न। हमारी बैच क्लास को भी मैं यहाँ ख़त्म करूँगा, उससे पहले मैं आज का एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। इस प्रश्न का जवाब आप हमें व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। यह प्रश्न हमारा क्या है कि इन तीनों कथन में आपको विचार करना है। ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में 2021 में राज्य का पहला चिड़ियाघर प्रारंभ करी जा रही है, यह एक तथ्य है। दूसरा तथ्य है पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रस्तावित लंबाई 32.497 किलोमीटर है और बिहार के राजगीर जिले में नेचर सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आप हमको ये बताइएगा। पहला कथन पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा। अभी आपके पास 2 मिनट का टाइम है बच्चों। 2 मिनट के अंदर आपको, मैंने अभी तुरंत पढ़ाया है ये चीज़, तो आप मुझे बताइएगा इस प्रश्न को पढ़ के कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास 2 मिनट टाइम है, ठीक है। जो लोग जवाब दे रहे हैं वो मैं देख लेता हूँ। पहला दूसरा तीसरा में तीनों सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला सही है, बताइए आप हमको। मैं ये चीज़ पढ़ाया हूँ अभी तुरंत आपको। वृक्ष वाटिका में 2021 में पहला चिड़ियाघर प्रारंभ करने जा रही है। अरे थोड़ा ठीक से दिमाग लगाइए ना आप लोग, आपको एक बार ही मिल जाएगा। ओके ठीक है ठीक है, जो सब लोग का जवाब भी सही सही आ रहा है। देखो बिहार का जो पहला चिड़ियाघर, देखो जो बच्चे लोग सही सी जवाब दे रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं। मैं बताता हूँ, बिहार का जो पहले, ये बच्चा वाला क्वेश्चन मैं पूछा, बिहार का जो पहला चिड़ियाघर है वो कौन है, पटना में है ना जी। तो वो पहला चिड़ियाघर कहाँ से हुआ, तो वो तो दूसरा चिड़ियाघर हो जाएगा, तो पहला कट गया। मेट्रो रेल का प्रस्तावित लंबाई कितनी है सेकंड वाली परियोजना के तहत, 32.497 सही है। अब राजगीर में नेचर सफारी पार्क का इस्तेमाल किया, अभी तुरंत मैं बताया हूँ लास्ट में। तो इस प्रकार से हमारा कथन द्वितीय और तृतीय हमारा कैसा है बच्चों, सही है। तो ये आज का प्रश्न था, बहुत इजी वाला। थोड़ा बोल दिया UPSC PSC बेस्ड है तो आपको डर गया, गड़बड़ कर दिए क्वेश्चन, तो गड़बड़ नहीं करना था। जो भी 5 बच्चे हमको वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों को भी प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उन लोग को भी इनरोल कराओ और हमारी जो फैमिली है उसको बड़ा कराओ। तो फैमिली जितनी बड़ी रहेगी हमको भी काम करने में अच्छा लगेगा और पढ़ाने में अच्छा लगेगा।